स्वागत है आप सभी का नई कहानी में। हमारी आज की कहानी है बच्चों के सताए हुए माँ बाप का आशियाना। रामचंद्र जी आंगन में चारपाई पर बैठे रामायण पढ़ रहे थे। तभी उनका बड़ा बेटा रमेश गुस्से में बोला, बाबूजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि अर्जुन को उटपटांग बातें मत सिखाया करो। रामचंद्र जी ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम इतना परेशान हो? तभी उनकी बड़ी बहू अंजलि बाहर आई और बोली, बाबूजी, आज सुबह अर्जुन ने गांव की भाषा में कुछ अजीब बातें की। हम उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि वह अच्छा पढ़ सके और भविष्य में बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर बने। लेकिन आप तो हमारी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। आपको पढ़ाई लिखाई की अहमियत क्या समझ में आएगी? कम से कम मेरे बेटे का भविष्य तो खराब मत करो। रामचंद्र जी हैरानी से अपने बेटे और बहू की बातें सुन रहे थे। बहू अंजलि ने रमेश से कहा, आपके बाबूजी की ग्वार भाषा हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद कर देगी। मैंने उसके लिए कई सपने देखे हैं। आप बस उनसे दूर रहने को कहिए। रामचंद्र जी ने चुपचाप ये सब सुना। अंजलि लगातार अपनी बातों से उन्हें नीचा दिखा रही थी, जबकि रमेश अपनी पत्नी का समर्थन कर रहा था। 8 महीने पहले उनकी पत्नी का निधन हो गया था और उसके बाद से अंजलि ने रामचंद्र जी का जीवन कठिन बना दिया था। वह हर मौके पर उन्हें ताना मारती थी, जिससे रामचंद्र जी के लिए अपने ही घर में रहना मुश्किल हो गया था। रामचंद्र जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे रमेश का एक बेटा है जिसे अर्जुन कहते हैं, और छोटे बेटे सुरेश की हाल ही में शादी हुई है। अक्सर रामचंद्र जी घर के काम करते समय अपने गांव के भजन गुनगुनाते थे। एक दिन अर्जुन ने उन्हें गाते हुए सुन लिया और भजन को रट लिया। इसी बात को लेकर अंजलि ने विवाद खड़ा कर दिया। अंजलि चाहती थी कि रामचंद्र जी हमेशा उनके अधीन रहे। वह जानती थी कि रामचंद्र जी शांत स्वभाव के हैं, इसलिए उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। जब तक विमला जी, रामचंद्र जी की पत्नी, जीवित थीं, सब कुछ ठीक था। लेकिन उनके निधन के बाद अंजलि और रमेश ने रामचंद्र जी को शहर लाकर उनकी देखभाल में भी कमी कर दी। रामचंद्र जी ने हमेशा चुप रहना सही समझा। ये पहली बार नहीं था जब उन्हें कम पढ़ा लिखा होने का ताना मिला। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, जहां शिक्षा की सीमित सुविधाएं थीं। वे गांव की पाठशाला में पढ़े थे, जहां हिंदी और थोड़ा बहुत गणित ही सिखाया जाता था। विमला जी, जो एक छोटे शहर से थीं, थोड़ी अंग्रेजी जानती थीं। लेकिन जब अंजलि घर में आई तो उसने रामचंद्र जी को उनकी पढ़ाई और भाषा के लिए हमेशा ताने देने शुरू कर दिए। जब विमला जी जीवित थी तब वह अपनी बहू को हमेशा अच्छे से समझाया करती थीं, लेकिन उनकी मौत के बाद रामचंद्र जी लगातार अपमानजनक शब्द सुनते इतने हताश हो गए कि उनका आत्मविश्वास डगमगा गया। अब उन्हें किसी से बात करने में भी झिझक लगने लगी थी। कभी कभी वे खुद से ही पूछने लगते थे, क्या मैं सच में पढ़ा लिखा नहीं हूं? क्या मैं अनपढ़ हूं? रामचंद्र जी एक छोटे से गांव के साधारण परिवार में पैदा हुए थे। उनके जन्म पर दादी ने पूरे गांव में मिठाई बांटी थी, क्योंकि वे 2 बेटियों के बाद बेटे के रूप में आए थे। घर में खुशी का माहौल था। दादी परिवार की मुखिया थीं और उनके पिता हमेशा दादी की हर बात मानते थे। मां को तो कभी कुछ कहने का अधिकार नहीं था। उनके जीवन का हर पहलू दादी के इशारों पर चलता था। पढ़ाई लिखाई कर अपने पैरों पर खड़ा होना रामचंद्र जी का बचपन से सपना था, लेकिन उनके पिता की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वे उन्हें गांव के बाहर पढ़ाने के लिए भेज सकें। गांव में शिक्षा की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। जब रामचंद्र जी 10-12 साल के हो गए तो उन्होंने अपने पिता से कहा, बाबूजी, मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए शहर जाना चाहता हूं और पढ़ लिखकर अपने दोस्तों की तरह अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता हूं। तब रामचंद्र जी की दादी ने क्रोधित होकर कहा, अरे मेरे राजकुमार, तुम पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगे? तुम्हें अपने बाबूजी के साथ खेती में मदद करनी है। इस पर रामचंद्र जी के पिता ने कुछ नहीं कहा और दादी की इच्छा का सम्मान किया। इस तरह रामचंद्र जी ने 10वीं तक पढ़ाई की और फिर अपने पिता के साथ खेती बाड़ी के काम में लग गए। जब भी वह अपने बाबूजी के साथ शहर जाते तो शहर से कुछ किताबें खरीद कर लाते और दादी के डर से रात रात भर उन किताबों को पढ़ते। उन्होंने औपचारिक शिक्षा नहीं पाई, लेकिन किताबों के माध्यम से बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया। थोड़े समय बाद रामचंद्र जी की शादी विमला जी से हुई, जो एक छोटे से शहर से आई थी और थोड़ी पढ़ी लिखी थी। रामचंद्र जी अक्सर रात में विमला जी से अंग्रेजी सीखते थे।
विमला जी ने उनकी पढ़ाई में रुचि देखकर चुपचाप उनका 12वीं का फॉर्म भरवाया और परीक्षा दिलाने के लिए अपने मायके ले गई। वहीं रहकर रामचंद जी ने वार्षिक परीक्षा दी। परीक्षा देने के बाद वह बहुत खुश थे और अपने दोस्तों की तरह शहर में नौकरी करना चाहते थे। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि विमला जी मां बनने वाली हैं। ये सुनते ही रामचंद जी की जिंदगी खुशियों से भर गई। 9 महीने बाद विमला जी ने बड़े बेटे रमेश को जन्म दिया और उसके 2 वर्ष बाद छोटा बेटा सुरेश भी इस दुनिया में आ गया। रामचंद जी की गृहस्थी पहले बहुत खुशहाल थी। वह अपनी खेती बाड़ी का काम संभालने लगे और विमला जी घर का काम देखती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और रामचंद जी की दादी का देहांत हो गया। इसके बाद रामचंद जी को अपने दोनों बच्चों की पढ़ाई की चिंता सताने लगी, क्योंकि गांव में कोई अच्छा स्कूल नहीं था। इसीलिए उन्होंने शहर में एक छोटा सा घर लेकर रहने का निश्चय किया और वहीं अपने बच्चों को पढ़ाया। लेकिन अब वहीं रामचंद जी अपने बेटों और बहू के अपमानजनक शब्द सुन रहे थे। धीरे धीरे उनका धैर्य जवाब देने लगा था। वह अकेले अपने कमरे में बैठकर अपनी पत्नी की तस्वीर के सामने खूब रोया करते थे। उनकी तबीयत भी गिरने लगी थी। एक दिन जब बहू ने उन्हें सब्जी खरीदने के लिए बाजार भेजा तो अचानक भीड़ में एक आवाज सुनाई दी, ओ रामचंद। ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके बचपन का दोस्त श्यामलाल खड़ा था। इतने वर्षों बाद अपने दोस्त से मिलकर रामचंद जी खुशी से चहक उठे। दोनों ने गले मिलकर एक दूसरे को देखा और पुराने दिनों की यादें ताजा करने का मन बनाया। श्यामलाल ने कहा, चल यार, पास के रेस्टोरेंट में बैठकर एक कप चाय पीते हैं। इतने सालों बाद तुझे यहां पाकर मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। रामचंद जी ने कहा, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन अब तो तुम्हारे बच्चे भी बड़े हो गए हैं और नौकरी कर रहे हैं। श्यामलाल ने जब रामचंद जी से उनके जीवन के बारे में पूछा तो वह ठिठक गए। उन्हें याद आया कि कभी उनके भी बड़े ख्वाब थे, लेकिन अब उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, मेरी पत्नी विमला जी अब इस दुनिया में नहीं रही। वह मेरे ख्वाब पूरे करने में मदद करती थी। यह सुनकर श्यामलाल को गहरा सदमा लगा। उन्होंने रामचंद जी को गले से लगा लिया और फिर पूछा, तुमने अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की? तुम तो टीचर बनना चाहते थे। रामचंद जी ने कहा, शादी के बाद विमला जी की वजह से मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई पूरी की, लेकिन बच्चों की जिम्मेदारियों ने मुझे रोक लिया। अब तो मैं उम्र दराज हो चुका हूं। इस उम्र में क्या पढ़ाई कर सकता हूं? लोग हंसेंगे। श्यामलाल गुस्से में बोले, कौन सा समय बीत गया? तेरी उम्र का क्या हुआ? लोग एक दिन हंसेंगे, दूसरे दिन बोलेंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। तुझे अपनी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए। ये जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। श्यामलाल ने रामचंद जी को प्रेरित करते हुए कहा, अपने अंदर के जोश को जगा। तुमने अपनी दादी के सामने भी बोलने की हिम्मत दिखाई थी। तुम आज भी वह सब कुछ कर सकते हो सकता है पहली बार में सफलता न मिले, लेकिन हिम्मत रखकर डटे रहना, हार कभी मत मानना। सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। श्यामलाल ने रामचंद जी को कहा। उन्होंने रामचंद जी को अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा, जब तुम्हें अपनी पढ़ाई शुरू करनी हो तो मुझसे आकर मिल लेना। मैं तुम्हारे लिए कॉलेज में स्पेशल क्लास का प्रबंध करवा दूंगा। श्यामलाल की बातें रामचंद जी में नया जोश भर गईं। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें गहरी नींद से जगा दिया हो। जैसे जैसे उनके कदम घर की ओर बढ़ रहे थे, उनके दिल में अपने वजूद की पहचान बनाने की तड़प बढ़ती जा रही थी। यही समय है अपने ख्वाबों को पूरा करने का। कहते हुए रामचंद जी ने घर का दरवाजा खोला। जैसे ही वह अंदर गए, उन्होंने देखा कि उनके दोनों बेटे रमेश और सुरेश ऑफिस से लौट चुके थे और बहुएं रसोई में खाना बना रही थीं। सब्जी का बैग एक तरफ रखते हुए रामचंद जी ने ठान लिया कि इस समय बात करेंगे। वह सबके साथ बैठ गए। दोनों बहुएं भी बाहर आ गईं। रामचंद जी ने कहा, अच्छा हुआ तुम सभी यहीं बैठे हो, मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है। उनके बेटों ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ बाबूजी, आप क्या कहना चाहते हैं? रामचंद जी ने धीरे धीरे कहा, बहुत वर्षों से मेरे कुछ ख्वाब थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहता हूं। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है। रमेश ने कहा, बाबूजी साफ साफ कहिए, आप कहना क्या चाहते हैं? मैंने तय कर लिया है कि मैं अब अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा। रामचंद जी ने स्पष्टता से कहा। यह सुनकर सब हैरान रह गए। रमेश ने कहा, मंदिर और सत्संग के अलावा ये कौन सा नया शौक है?
ये भी कोई पढ़ाई करने की उम्र है? बहू ने तंज करते हुए कहा। आप ठीक तो हैं बाबूजी? ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं। और ये क्या तरीका है बात करने का? आखिर मेरे भी कुछ सपने थे, और यदि मैं उन्हें पूरा करना चाहता हूं तो इसमें गलत क्या है? सुरेश की आवाज आई। आप इस उम्र में पढ़ाई के लिए निकलोगे तो आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे? मेरा ससुराल भी इसी शहर में है। वहां मेरी इज्जत कैसे बचेगी? और मेरे दोस्त, वे तो मुझ पर हंसेंगे और मेरा मजाक उड़ाएंगे। छोटी बहू कविता चुप नहीं रह पाई। तंज कसते हुए बोली, बाबूजी, अभी हाल ही में सासू माँ का निधन हुआ है और आप ये सब करने का सोच रहे हैं। अगर आपको ये सब करना है तो आप कहीं और जाकर कीजिए। इस घर में ये नहीं चलेगा। बेटे बहुओं ने अपना फैसला सुनाकर अपने अपने कमरे में जाकर दरवाजे बंद कर दिए। रामचंद जी इस बात से दंग रह गए, लेकिन इस बार उन्होंने बेटे और बहू के आदेश को मानने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें समझ में आ गया था कि अगर वे अब भी चुप रहें तो जिंदगी की छोटी छोटी इच्छाएं भी अधूरी रह जाएंगी। अगले दिन सुबह रामचंद जी ने मन बना लिया कि उन्हें अपने सपनों को पूरा करना है। जैसे ही सब लोग अपने काम के लिए निकले, रामचंद जी कॉलेज जाने के लिए निकल पड़े। कॉलेज पहुंचकर उन्होंने देखा कि प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर डॉक्टर श्यामलाल का नाम बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। मन में सोचने लगे कि श्यामलाल कितना गर्व महसूस करता होगा। तभी गार्ड ने उन्हें पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? रामचंद जी ने उत्तर दिया, प्रिंसिपल से। गार्ड ने उन्हें ऑफिस में ले जाकर श्यामलाल से मिलवाया। अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाते देख श्यामलाल बहुत खुश था। रामचंद जी का स्नातक प्रथम वर्ष में एडमिशन हो गया, लेकिन जब उन्होंने श्यामलाल से कहा कि घर की स्थिति के कारण वह रोज क्लास नहीं आ पाएंगे, तो श्यामलाल कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान आई और उसने कहा, इसका भी हल है। जो छात्र क्लास नहीं आ पाते उनके लिए हम वीडियो लेसन उपलब्ध करवाते हैं। कल से तुम्हें रोज कक्षा कार्य की वीडियो भेज दी जाएगी। तुम्हें सिर्फ परीक्षा देने के लिए कॉलेज आना होगा। अगले दिन से रामचंद जी ने बेटे बहू के जाने के बाद पढ़ाई शुरू कर दी। वे पढ़ाई के प्रति बेहद उत्साही हो गए और रात में भी पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय निकालने लगे। कभी कभी बहुएं शक करने लगीं कि बाबूजी ने मोबाइल फोन के साथ बहुत समय बिताना शुरू कर दिया है, लेकिन ये बात जल्दी ही रफा दफा हो गई। श्यामलाल भी समय समय पर फोन करके रामचंद जी की पढ़ाई के बारे में जानकारी लेता रहता था। पढ़ाई करते करते रामचंद जी का आत्मविश्वास लौटने लगा। समय बीतता गया और देखते देखते 3 साल बीत गए। आज रामचंद जी कुछ बेचैन थे, क्योंकि आज उनकी परीक्षा का परिणाम निकलना था। अर्जुन को संभालते हुए वे इसी सोच में थे कि अचानक श्यामलाल का फोन आया। अरे रामचंद, क्या तुमने आज का अखबार देखा? श्यामलाल ने उत्साहित होकर कहा, तुमने कमाल कर दिया। ग्रेजुएशन की 3री वर्ष की परीक्षा में तुमने पूरे शहर में प्रथम स्थान हासिल किया है। रामचंद जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तुरंत अखबार खरीद कर लाए, जिसमें उनकी फोटो के साथ हेडलाइन थी, पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी उम्र में पढ़ाई की तरफ लौट सकते हैं। 55 वर्षीय रामचंद जी ने अखबार में अपना नाम और तस्वीर देखी और खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। आज उनका बचपन का सपना सच हो गया था और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। रामचंद जी का मन सोच में डूबा था। जब वे अपने बेटों और बहुओं को यह बताएंगे कि उन्होंने अखबार के पहले पन्ने पर अपनी फोटो देखी है, तो उन्हें एहसास होगा कि उन्होंने अपने पिता को पढ़ाई न करने के लिए कहकर कितनी बड़ी गलती की थी। आज उनके बेटे उन पर गर्व महसूस करेंगे। शाम को जब बेटे और बहुएं घर आए, रामचंद जी ने खुशी खुशी अखबार उनके सामने रखा। बड़ा बेटा रमेश अखबार पढ़कर हैरान रह गया। गुस्से से उसकी आंखें फैल गईं। बाबूजी, ये सब करके आप क्या साबित करना चाहते हैं? हमने पहले भी यही कहा था, अगर ये सब करना है तो कहीं और जाकर करें। बड़ी बहू ने भी कहा, अच्छा, तभी मैं सोच रही थी, इतने दिनों से बाबूजी फोन पर क्या कर रहे हैं। अब समझ में आया कि आप क्या कर रहे थे। रामचंद जी ने जवाब दिया, जब तक मैंने शुरू नहीं किया तब तक तो तुम मुझे अनपढ़ और गंवार समझती थीं। अब जब मैं पढ़ाई कर रहा हूं तो तुम्हें शर्मिंदगी हो रही है। रामचंद जी की आंखों में आंसू थे। मैंने अपने ख्वाबों को तुम्हारे लिए भुला दिया था, लेकिन अब मैं आगे सीए की पढ़ाई भी करूंगा। मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। छोटा बेटा भड़क गया, बाबूजी, अगर आपको ये सब करना है तो आप कहीं और जाकर रहिए। ये सब हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते।
अगले दिन कुछ न्यूज रिपोर्टर रामचंद जी का इंटरव्यू लेने आए। जब पूछा गया कि आगे क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा, मैं आगे सीए की पढ़ाई शुरू करना चाहता हूं और दूसरों को भी पढ़ाना चाहता हूं। बेटे और बहू क्रोध में थे, लेकिन कुछ नहीं कर सके। जैसे ही रिपोर्टर चले गए, रमेश चिल्लाया, ये क्या तमाशा लगा रखा है? अब आपके कारण घर में भी चैन नहीं रहा। रामचंद जी ने कहा, अगर तुम लोग इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम इस घर को छोड़कर जाओ। ये घर मेरा है और मैंने इसे अपने खून पसीने से बनाया है। तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है, इस घर को खाली कर दो। अब इस घर में मुझ जैसे लोग रहेंगे जिनके सपने अधूरे रह गए हैं। रामचंद जी ने दृढ़ता से कहा, मैं आत्मनिर्भर बनकर अपने जैसे लोगों की जिंदगी संवारना चाहता हूं। बेटे और बहुएं मायूस होकर अपने कमरों में चले गए। अगले दिन मकान के बाहर एक बड़ा बोर्ड लग गया जिस पर लिखा था, बच्चों के सताए हुए माँ बाप का आशियाना। आज रामचंद जी ने साबित कर दिया कि अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। जीवन में हर किसी का कोई न कोई सपना जरूर होता है। अगर आपका भी कोई सपना है तो उसे साझा कीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।